Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we'll start lesson number 1, the last lesson from class 12th. Let's start it. तो शुरू करते हैं लेसन नंबर 1, द लास्ट लेसन। फ्लेमिंगो बुक से क्लास 12th की है और इसकी जो ऑथर हैं वो है अल्फोंसो डॉडे। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं द लास्ट लेसन चैप्टर का नाम है। अल्फोंसो डॉडे जिनका जन्म 1840 में हुआ था और डेथ हुई थी 1897 में। ही वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो अल्फोंसो डॉडे फ्रांस के थे और एक उपन्यासकार थे, नॉवलिस्ट थे और लघु कथा यानी कि शॉर्ट स्टोरीज भी लिखा करते थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको पर्शियन वॉर। और जो ये लास्ट लेसन है ये इसकी जो सेटिंग है वो फ्रैंको पर्शियन वॉर के दौरान की है, जो कि 1870 से 71 के बीच हुआ था। फ्रांस और पर्शिया के बीच का युद्ध, ठीक है ना। इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्शिया लेड बाय बिस्मार्क। और इस युद्ध में फ्रैंको पर्शियन वॉर में फ्रांस की पराजय हुई थी और पर्शिया की विजय हुई थी और पर्शिया ने फ्रांस को बिस्मार्क के नेतृत्व में हरा दिया था। पर्शिया देन consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria। और यदि हम पर्शिया की बात करें तो उस वक्त जो पर्शिया था वो जर्मनी, पोलैंड और कुछ भाग ऑस्ट्रिया को मिलाकर के बना था। In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Persian hands। और इस लेसन में हमें पता चलता है कि फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट है अल्जैस और लॉरेन वो किसके हाथों में चले गए हैं? पर्शिया यानी कि उसके अधिकार क्षेत्र में चले गए हैं। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन द लाइफ एट स्कूल। और ये स्टोरी पढ़ने को हमें कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि पता करो यानी कि फाइंड आउट कि स्कूल लाइफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। किसका? अल्जैस और लॉरेन के फ्रांस से पर्शिया के हाथ में चले जाने पर, ठीक है ना। तो पर्शिया का जब अधिकार हो गया था स्कूल लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ा वो हमें इस स्टोरी को पढ़ के पता चलेगा, ठीक है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट इन दैट मॉर्निंग। देखिए यहाँ पर आई जो है इस लेसन का नरेटर है, ठीक है। और मैं आपको पहले ही बता दूँ यहाँ पर आई जो है एक स्कूल गोइंग बॉय के लिए यूज किया गया है जिसका नाम फ्रैंक है, ठीक है। और जो इस चैप्टर के दूसरे सबसे प्रोमिनेंट कैरेक्टर हैं वो है मिस्टर एम हेमल जो कि फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं, ठीक है। तो ये दो मेन कैरेक्टर हैं इसमें। तो देखिए, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट इन दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग। ड्रेड का मतलब फियर, डर, स्कॉल्डिंग का मतलब डांट, ठीक है। तो यहाँ पर नरेटर कह रहा है यानी कि फ्रैंक कह रहा है कि मैंने स्कूल जाना बहुत सुबह जो है स्कूल के लिए मैं बहुत लेट निकला, ठीक है। बहुत लेट से मैं स्कूल गया और मुझे बड़ा डर था डांटे जाने का, ठीक है ना। क्यों? एस्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। तो डर इसलिए था उसे डांटे जाने का क्योंकि जो उनके टीचर हैं एम हेमल, ठीक है ना, उन्होंने ख़ास तौर पर कहा था कि वे उनसे क्या पूछेंगे? पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। और यहाँ पर नरेटर कह रहा है, जो स्कूल गोइंग बॉय है वो कह रहा है कि मुझे पार्टिसिपल का पहला अक्षर भी नहीं आता था, ठीक है ना। देम का मतलब पार्टिसिपल है यहाँ पर, ठीक है ना। तो उसका पहला भी अक्षर का मतलब मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, एक भी अक्षर पता नहीं था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। और एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि आज मैं कहीं और चले जाता हूँ, भाग जाता हूँ, स्कूल नहीं जाता हूँ, ठीक है। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। और मैं घर से बाहर कहीं और दिन बिताता हूँ, ठीक है। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट द बर्ड्स वेर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। अब वुड्स का मतलब यहाँ पर जंगल से, ठीक है ना, या पेड़ों से। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल। सॉमिल यहाँ पर लकड़ी काटने के मिल से है, ठीक है ना।
जैसे कि आरी होती है ना, लकड़ी काटने के लिए आरा मशीन। द पर्शियन सोल्जर्स वे ड्रिलिंग। अब यहाँ पर नरेटर बताया कि दिन कैसा था। तो वो दिन था वार्म था, ब्राइट था, यानी कि कोई बादल नहीं थे आसमान पे, सूरज चमक रहा था, ठीक है। और जो चिड़िया थी, बर्ड्स थी, वो जो है जंगल में या फिर पेड़ों पर चहचहा रही थी। और ओपन फील्ड के पीछे जो है सॉमिल लगा था, यानी कि जो लकड़ी काटने का कारखाना वो लगा था, ठीक है। आरा मशीन लगी थी। और जो पर्शियन सोल्जर थे वो ड्रिल कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपेंट्स, सॉरी, tempting than the rule for participants, but I had the strength to resist. Resist का मतलब रोकना किसी चीज़ को, ठीक है। I hurried off to school. तो ये कह रहा है कि ये सब it was all much, जो ये सब था ये काफ़ी था मुझे मजबूर करने के लिए, किसके बजाय कि मैं पार्टिसिपल सीखने के लिए स्कूल जाऊं, ठीक है ना। मुझे मजबूर कर रहा था कि मैं यहीं रुक जाऊं। क्या मजबूर कर रहा था? वो सुहावना दिन, ठीक है ना, ब्राइट डे, और उसे पक्षियों की जो चहचहाहट, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। लेकिन वो कह रहा है कि मैंने अपने आप को किसी तरह से रोका, ठीक है, और मैं फिर उस पर ध्यान न देते हुए कहाँ की ओर चल पड़ा, जल्दी जल्दी, हरीड, ठीक है ना, जल्दी जल्दी स्कूल की ओर चल पड़ा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. और जैसे ही मैंने टाउन हॉल से मैं गुजरा तो मुझे बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत ज़्यादा क्राउड, यानी कि भीड़ नज़र आई। बुलेटिन बोर्ड सूचना पट, ठीक है ना, जहाँ पर सूचना छापी जाती है, या फिर छापी नहीं जाती एक्चुअली, जहाँ पर सूचनाएं जो है चिपकाई या पेस्ट की जाती है, ठीक है, या लिखी जाती है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम दियर। और इन सूचना पट पे जो है पिछले 2 साल से लगातार सारी बैड न्यूज़ ही आ रही थी। वो बैड न्यूज़ क्या थी? जैसे द लॉस ऑफ बैटल्स थी, द ड्राफ्ट्स थे, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स। तो इस तरह की बैड न्यूज़ जो है उस बुलेटिन बोर्ड में पिछले 2 सालों से आ रही थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद सोचा, व्हाट, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब और क्या मामला हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि 2 साल से तो वैसे भी बैड न्यूज ही आ रही थी। आगे देखिए आप अगले पेज में। देन आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो द blacksmith Ratcher, who was there with his apprentice, reading the bulletin, called after me. तो यहाँ तक देखो पहले, फिर वो कह रहा है कि देन मैं जो है जल्दी जल्दी से जो है स्कूल की ओर चल पड़ा, और उतनी जल्दी चल रहा था जितना कि मैं फास्ट चल सकता था। वहाँ कहाँ पर? उस बुलेटिन बोर्ड पर एक ब्लैक स्मिथ था जिसका नाम रैचर था, ठीक है ना। वो अपने अप्रेंटिस के साथ था वहाँ पे, और बुलेटिन बोर्ड में वो सूचना पढ़ रहा था, ठीक है ना। अप्रेंटिस आप जानते हैं, नौसिखिया जो नई चीज़ सीखता है ना, उसे अप्रेंटिस बोलते हैं, ठीक है। और कॉल्ड आफ्टर मी, तो उस रैचर जो ब्लैक स्मिथ है उसने मुझे बुलाया, या वो मुझसे बोला, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो मुझसे बोला कि अरे इतने तेज मत जाओ, ठीक है ना, तुम स्कूल टाइम से पहुंच जाओगे, यानी कि तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने के लिए प्लेंटी ऑफ टाइम है, बहुत ज़्यादा वक्त है अभी स्कूल पहुंचने का, ठीक है ना। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, और जब उसने ऐसा कहा रैचर ने, ब्लैक स्मिथ ने, तो मुझे लगा कि वो मेरा मजाक बना रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन आउट ऑफ द ब्रीथ, और मैं जो है जल्दी जल्दी में कहाँ पहुँच गया? एम हेमल के छोटे से गार्डन में, जो कि स्कूल में बना है, ठीक है ना, स्कूल उस गार्डन में वो पहुँच गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वॉज अ ग्रेट बसल। अब बसल का मतलब है यहाँ पर शोरगुल, ठीक है, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। तो यूजुअली जब भी स्कूल शुरू होता था
तो बहुत ज़्यादा शोरगुल रहता था स्कूल में, और इतना शोर रहता था कि ये शोर जो है बाहर स्ट्रीट यानी कि गली में भी सुनाई देता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन रिपीटिंग इन यूनिजन, वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। तो यहाँ तक देखिए पहले, तो जो शोर होता था वो किसका होता था? डेस्क के ओपन और क्लोज करने का, उनको खोलने और बंद करने का, और लेसन रिपीटिंग यूनिजन, और जो है हम क्या करते थे, पाठ को जोर जोर से एक साथ दोहराते थे, तो उसका शोर होता था जो कि बहुत लाउड था, और इतना लाउड था कि हम अपने हाथों को अपने कानों में डाल लेते थे ताकि हम जो बोल रहे हो बेटर अंडरस्टैंड कर सकें, अच्छे से समझ सकें। एंड टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और साथ ही साथ जो टीचर का जो रूलर होता था वो टेबल पर बार बार रैपिंग यानी कि आवाज़ करता था, ठीक है। उससे टेबल पर मारते थे तब आवाज़ करता था, ठीक है। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब जो है आज ये सब नहीं था, यानी कि बहुत शांत था वहाँ माहौल, स्कूल का बिल्कुल शोर नहीं था। आई हैड कंटिन्यूड ऑन द कमोशन, I had counted on the commotion to get to my desk without being seen। और अक्सर मैं जो है, काउंटेड ऑन का मतलब होता है डिपेंडेड ऑन, ठीक है। अक्सर मैं निर्भर रहता था किस पर? कमोशन पर, शोरगुल पर। तो अक्सर मैं शोरगुल पर निर्भर रहता था अपने डेस्क पर पहुंचने के लिए, और उस शोरगुल में मुझे कोई नहीं देखता था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन सब कुछ इतना शांत था जैसा कि संडे मॉर्निंग को होता है। कि संडे मॉर्निंग को शांत क्यों होता है? क्योंकि उस दिन छुट्टी रहती है, इसलिए स्कूल में शांति रहती है, कोई हल्ला नहीं रहता है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, और जैसे ही मैं कक्षा के बाहर पहुंचा तो खिड़की से मैंने अपने क्लासमेट्स यानी कि सहपाठी देखे। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वे पहले से ही अपने स्थान पर पहुंच चुके थे, स्कूल बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और मिस्टर एम हेमल जो उनके टीचर हैं वो जो है अप एंड डाउन जो है कमरे में घूम रहे थे, और उनके हाथ में क्या था? एक डरावना, टेरेबल, ठीक है ना, टेरेबल मीन्स डरावनी आयरन रूलर था, लोहे का, ठीक है ना। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, अब मुझे जो है, क्योंकि शोर नहीं चल रहा था, सब शांत थे, तो मुझे अब दरवाज़ा खोल के सबके सामने से कक्षा में प्रवेश करना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ट, ब्लस्ट का मतलब शर्मिंदगी, एंड फ्राइटेंड आई वॉज, आप इमेजिन कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि मैं उस वक्त कितना ब्लश्ड, शर्मा रहा था, अंदर जाने में कितनी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, और मैं कितना डरा हुआ था। क्यों? डांटे जाने के लिए, शायद उसे डांट पड़ेगी और कि वो डरे थे। बट नथिंग हैपन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे कि मुझे डर लगे, ठीक है। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हेमल ने मुझे देखा और बहुत ही काइंडली, दयालुता से मुझसे बोला, या प्यार से बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, वी वेर बिगनिंग विदाउट यू। तो उन्होंने कहा कि लिटिल फ्रेंच, जल्दी से अपने स्थान पर चले जाओ, वी वेर, हम जो है तुम्हारे बिना भी शुरू करने वाले थे, क्या? कक्षा, ठीक है। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपने वहाँ से फटाफट जो है अपने डेस्क पर बैठ गया। आई जम्प्ड ओवर मतलब कूद के तो नहीं गया, लेकिन जल्दी से गया, ठीक है ना। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट। तो अब यहाँ पर कह रहा है नरेटर फ्रैंक, कह रहा है कि तब तक तो मैंने ये नोटिस नहीं किया जब तक कि मैंने अपने डर पर थोड़ा काबू पा लिया। तो जैसे ही मैंने अपने डर पे थोड़ा काबू पाया तो मैंने देखा कि आज उनके जो अध्यापक हैं, टीचर है, वो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए हैं, ठीक है ना, हरे रंग का कोट पहने हैं सुंदर सा। फ्राइल्ड, फ्राइल्ड का मतलब होता है एक तरह से झालरदार या फैंसी, ठीक है ना, शर्ट, और साथ ही साथ उन्होंने एक फैंसी शर्ट पहनी है, ठीक है ना। अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्हें एक छोटी सी जो है ब्लैक कलर की सिल्क कैप पहनी है।
ऑल एम्ब्रॉयडेड, जिस पर जो है एम्ब्रॉयडेड की गई है, यानी कि कशीदाकारी की गई है, ठीक है ना, जरी का काम जिसे आप बोलते हैं। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज, और ऐसे कपड़े वे कभी नहीं पहनते थे सिवाय जब स्कूल का इंस्पेक्शन हो, निरीक्षण जिसे बोलते हैं, या फिर जब कोई प्राइज सेरेमनी डे हो, ठीक है ना, यानी कि जब पुरस्कार वितरण समारोह होता है तभी वे इस प्रकार के कपड़े पहनते थे, लेकिन आज पहने बिना ऐसा कुछ भी नहीं है। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, और इसके अलावा जो पूरा स्कूल था वो भी मुझे बड़ा अजीब लगा आज, और शांत लगा। सोलम मीन्स शांत। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, और जो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग यानी कि आश्चर्यचकित करने वाला था मुझे वो ये था कि जो हमेशा से पीछे के बेंच खाली रहते थे आज क्या है, द विलेज पीपल सेटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्व्स। तो वहाँ पर उस पीछे की बेंच में गांव के लोग जो है एकदम शांत जो है हमारी तरह बैठे हुए थे कक्षा में। तो वो मेरे लिए सरप्राइजिंग था क्योंकि आज कक्षा के लास्ट बेंच पर गांव के लोग बैठे हुए थे। अदरवाइज कौन गांव के लोग आते ना क्लास में। तो वो कौन कौन थे ज़रा देखिए। ओल्ड हाउजर था पीछे बैठा हुआ, ठीक है, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड। तो ओल्ड हाउजर पीछे बैठा था बेंच पर जिसने 3 कॉर्नर 3 कोने वाली हैट पहनी थी। इसके अलावा द फॉर्मर मेयर, ठीक है ना, भूतपूर्व मेयर वहाँ बैठे हुए थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर बैठे हुए थे एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इसके अलावा भी अन्य लोग, अन्य गांव के लोग वहाँ पीछे की बेंच में क्लास में बैठे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, और हर एक व्यक्ति जो है वहाँ पर दुखी नज़र आ रहा था। एंड हाउजर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो पीछे हाउजर बैठा था वो जो है एक पुरानी प्राइमर यानी कि प्राइमरी बुक लेके आया था, ठीक है ना, जिस पर अल्फ़ाबेट्स और इस तरह की चीज़ें, बेसिक चीज़ें लिखी रहती है, ठीक है। थम्ब्ड एट द एज, और ये जो प्राइमरी बुक थी उसके पास वो जो है किनारों पर थम्ब्ड एज वाली थी यानी कि मुड़ी हुई थी, ठीक है। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने इस बुक को अपने घुटनों के ऊपर खोल रखा था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लेइंग अक्रॉस द पेजेस, और वो जो है अपने चश्मों से जो है इन पेजों को देख रहा था इस बुक की, ठीक है ना, जो बुक उसके पास थी। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, एम हेमल माउंटेड ऑन हिज चेयर, और जब मैं कक्षा के इस माहौल को देख करके थोड़ा सा वंडर यानी कि आश्चर्य कर रहा था तभी एम हेमल जो है अपने चेयर पर बैठे। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, और उसी गंभीर और जेंटल आवाज़ में उन्होंने हमसे बोला जैसा कि वो अक्सर हमें बोला करते थे, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे बच्चों ये आज अंतिम लेसन है जो आज मैं तुम्हें दूंगा या पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स ऑफ एल्जेस एंड लॉरेंस, और बर्लिन से आदेश आ गया है कि अब एल्जेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। एंड न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और तुम्हारा नया टीचर कल आएगा। कौन सा नया टीचर? जर्मन भाषा का, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, मैंने बताया था कि फ्रांस और पर्शिया का जब युद्ध हुआ था फ्रैंको पर्शियन वॉर में फ्रांस हार गया था और एल्जेस एंड लॉरेंस अब पर्शिया के हाथों में चले गए थे। और पर्शिया यानी कि जर्मनी, ठीक है ना, उस वक्त तो बर्लिन उसकी राजधानी थी, तो वहाँ से ये आदेश आया था कि अब फ्रेंच नहीं बल्कि जर्मन भाषा वहाँ पढ़ाई जाएगी। दिस इज़ यूअर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा आज अंतिम फ्रेंच लैंग्वेज का लेसन है। आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि तुम आज बहुत ही अटेंटिव यानी कि एकाग्र होकर के या ध्यान लगा करके पढ़ो। वट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेर टू मी। तो यहाँ पर अब फ्रैंक कह रहा है कि जब मैंने ये सुना तो ये मेरे लिए बड़ा ही
सदमे की तरह था, थंडर क्लैप था, ठीक है ना, सदमे के समान था। ओह द रेचेस, ओह कितना बुरा हुआ। दैट वॉज वट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तो तब उसे समझ में आता है कि क्यों जो है वहाँ टाउन हॉल पर ये लोग इकट्ठा थे, यानी कि जो भीड़ थी वो इकट्ठा क्यों थी। अब जो है फ्रैंक के समझ में आ रहा है, क्योंकि जब वो स्कूल की ओर आ रहा था उसने टाउन हॉल के पास बुलेटिन बोर्ड में के पास बहुत ज़्यादा भीड़ देखी थी। तो अब उसकी समझ में आ रहा था कि बुलेटिन बोर्ड के पास, टाउन हॉल के पास क्यों उतनी भीड़ थी, क्योंकि लोग वहाँ पर वही पढ़ रहे होंगे ना कि अब जो है फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, है ना। तो अब उसकी समझ में आया। माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई आई हार्डली नो हाउ टू राइट। अब यहाँ पर फ्रैंक जो है कह रहा है कि क्यों क्यों मेरा ये लास्ट लेसन है, क्योंकि अभी तो मुझे बड़ी मुश्किल से ही मैं इसे लिखना सीखा है, मुझे ढंग से लिखना भी नहीं आता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर। मुझे और कुछ नहीं सीखना है, क्या अब मुझे यहाँ रुक जाना होगा इस, क्योंकि मैंने तो ज़्यादा सीखा ही नहीं है फ्रेंच लैंग्वेज। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन्स। और तब जो है वो महसूस करता है, क्या दुखी महसूस करता है, सॉरी फील करता है कि उसने अपने लेसन्स को कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की। क्योंकि वो क्या करता था, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, सीकिंग का मतलब होता है सर्च करना, एंड गोइंग स्लाइडिंग ऑन जार। अब जार जो है यहाँ पर नदी है, SAAR, ठीक है ना। तो वो पढ़ने के बजाय क्या करता था, वो चिड़ियों के अंडों को खोजने में लगे रहता था, उनको ढूंढने में लगे रहता था, और वो जो है जार नदी में स्लाइडिंग के लिए जाता था, ठीक है। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूजनेंस अ वाइल एगो। न्यूजनेंस का मतलब होता है बाधा या बोझ, ठीक है ना। तो कुछ समय पहले जो किताबें उसे जो है बोझ लगती थी या बाधा लगती थी, सो हैवी टू कैरी, और जिन्हें ले जाना उसे बड़ा भारी लगता था, जिन बुक्स को, जिन किताबों को, जैसे कि माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वेयर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ डैट आई कुडंट गिव अप। तो अब जो है उसे उसकी जो पुरानी बुक्स थी, जैसे हिस्ट्री होगी, ग्रामर की बुक होगी, वो उसके लिए जो है बिल्कुल पवित्र, यानी कि सेंट्स की तरह हो गई थी, ठीक है ना। और उसकी ओल्ड फ्रेंड्स हो चुकी थी ये दोनों बुक्स, ग्रामर और हिस्ट्री की, ठीक है ना, जिसे वो नहीं छोड़ पा रहा था, जिन्हें वो नहीं त्याग पा रहा था, कुडंट गिव अप। एंड एम हेमल टू, और एम हेमल को भी सोचने का विचार, मतलब उनको भी वो नहीं छोड़ पा रहे थे। क्यों? द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे एंड शुड नेवर सी हिम मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। क्रैंकी का मतलब होता है सन की, ठीक है ना, या रूड। तो साथ ही साथ एम हेमल के बारे में भी यही उनका था विचार, क्योंकि जब भी उनके मन में विचार आता था कि एम हेमल अब चले जाएंगे और एम हेमल को फिर से नहीं देख पाएंगे ना कभी, तो ये विचार आते ही वो जो है उन एम हेमल के जो रूलर है, रूलर से जो पिटाई है वो भूल जाते थे, और एम हेमल का जो क्रैंकी बिहेवियर था, सन की पना था, ठीक है ना, वो भी वो सब भूल गए थे जब उन्होंने ये सब सोचा। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन फाइन संडे क्लॉथ्स। अब देखो, जो क्लॉथ्स, सुंदर से क्लॉथ्स आज एम हेमल ने पहने हैं, उनके लिए यहाँ पर संडे क्लॉथ्स फ्रेज यूज किया गया है, ठीक है ना। तो जो संडे क्लॉथ्स आज पुअर मैन बोल रहे हैं ना एम हेमल को, क्योंकि अब वो छोड़ के जा रहे हैं, तो उन्होंने जो पहने हैं वो शायद इसी लास्ट लेसन के ऑनर में पहने हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द ब्लेज वेयर सेटिंग देयर। और अब मेरी समझ में आ रहा था कि जो गांव के ओल्ड मैन हैं, ठीक है ना, बूढ़े लोग हैं, वो क्यों जो है आज क्लास में बैठे हैं, इन द बैक ऑफ द रूम, ठीक है ना, क्लास के पीछे क्यों बैठे हैं, ये मेरी समझ में आ रहा था क्यों बैठे हैं। इट वॉज बिकॉज दे वेर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि उन्हें आज जो है सॉरी फील हो रहा था, उन्हें दुखी थे वो, ठीक है ना, कि वे ज़्यादा स्कूल नहीं गए, ठीक है ना, उन्हें ज़्यादा स्कूल की पढ़ाई नहीं की, उसके लिए उन्हें सॉरी फील हो रहा था।
इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years फेथफुल सर्विस। और दूसरा कारण ये था वहाँ बैठने का, क्योंकि वे जो है आज हमारे जो मास्टर है एम हेमल, उनके 40 वर्षों की फेथफुल सर्विस के लिए धन्यवाद देना चाहते थे, थैंकिंग करना चाहते थे उनको, ठीक है ना, धन्यवाद करना चाहते थे। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री डैट वॉज दियर्स नो मोर। और तीसरा इस कारण ये था क्योंकि वे जो है उस देश के लिए रिस्पेक्ट या आदर दर्शाना चाहते थे जो देश अब उनका नहीं रह गया था, क्योंकि फ्रांस के ये 2 डिस्ट्रिक्ट जर्मन के पास चले गए थे, ठीक है ना। While I was thinking of all this, I heard my name called। और जब मैं ये सब सोच रहा था तो मैंने अपने नाम को सुना, यानी कि मेरा नाम पुकारा गया। It was my turn to recite। अब मेरी बारी थी बोलने की या फिर सुनाने की, ठीक है ना, क्या पार्टिसिपल के बारे में, ठीक है। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear and without one mistake। तो अब यहाँ पर नरेटर फ्रैंक कह रहा है कि मैंने क्या नहीं किया उस पार्टिसिपल के जो ड्रेडफुल रूल है ना पार्टिसिपल के, ठीक है ना, उनको क्लियर और लाउड वॉइस में बिना किसी गलती की बोलने का मैंने ये सब बोलने के लिए मैंने क्या नहीं किया, मतलब भरसक प्रयास किया, ठीक है ना। बट लेकिन क्या हुआ, आई गॉट मिक्सड अप on the first word and stood there holding on my desk, my heart beating and not daring to look up। लेकिन मैं पहला वर्ड बोलते ही मिक्सड अप हो गया, यानी कि मैं कंफ्यूज हो गया, ठीक है ना, पहला शब्द बोलते ही, और मैं वहाँ अपने डेस्क को पकड़ करके खड़ा हो गया। माई हार्ट बीटिंग, और मेरा हृदय जो है ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरा साहस नहीं था कि मैं ऊपर अपने अध्यापक का चेहरा देख पाऊँ, ठीक है ना, क्योंकि पहला ही शब्द पार्टिसिपल के बारे में बोलने पर वे जो फ्रैंक था वो क्या हो गया था, कंफ्यूज हो गया था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या बोले पार्टिसिपल के बारे में, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पार्ट 1 है यहाँ तक, और यहाँ से आगे पार्ट 2 में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और यदि एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।